Good morning, students. Welcome to online English class. In previous classes, we discussed about modals, parts of modals, and uses of modals. In today's class, I am going to teach you a very interesting and important grammar topic, tenses. As you know, tense is very important topic. Without knowledge of tense, it is not possible to understand the other topics like index speech, passive voice, and करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो टेंसेज एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी है. आपकी मोस्टली जो टॉपिक है वो टेंसेज के ही बेस पर आगे आप समझ पाएंगे. तो टेंसेज के कॉन्सेप्ट को एक लेंदी वे में नहीं समझकर आप सिंपली समझे कि टेंस होता क्या है, टेंस के पार्ट्स क्या हैं और टेंस को इजी वे में आप कैसे समझ सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानने की कोशिश करें कि टेंस होता क्या है और टेंस की डेफिनेशन क्या है. यानी टेंस को हिंदी में हम काल या समय कहते हैं. टेंस को हिंदी में समय या काल कहा जाता है. क्या कहा जाता है? समय या काल. अब टेंस और टाइम में फ़र्क क्या है तो आप समझें कि टेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है या टेंस इंग्लिश में एक ऐसा मेथड होता है जो हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के टाइम को बताता है कि टाइम जो है या एक्शन जो हुआ है वो पास्ट का है या प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है. तो तीनों टेंसेस के सेंटेंसेस को या उनके टाइम को रेफ़र करने वाला जो मेथड होता है इंग्लिश में, उसी को आप टेंस कहते हैं. समझ में आ रही बात? यानी आप टेंस उस कॉन्सेप्ट को कहेंगे जिस कॉन्सेप्ट के या जिस मेथड के माध्यम से हम किसी एक्शन के टाइम को समझ सकें कि वो एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट फ्यूचर में हुआ है. तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि टेंस जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस, या सिंपली समझ सकते हैं कि टेंस इन इंग्लिश में जो टेंस होते हैं या टेंसेज का जो कॉन्सेप्ट होता है इज़ अ मेथड. वो एक ऐसा तरीका होता है दैट वी यूज़ टू रेफ़र टू टाइम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. यानी इंग्लिश में टेंस एक ऐसा मेथड है जिसका इस्तेमाल हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम को रेफ़र करने के लिए या उसको समझने के लिए करते हैं. जैसा आप जानते हैं कि मेनली टेंसेज जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं. यानी मेन 3 टेंसेज हम पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट टेंस बात करने वाले हैं प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, सेकंड जो होता है वो पास्ट एंड थर्ड जो है वो फ्यूचर. इन तीनों टेंसेस को टाइम के अकॉर्डिंग एक्शन नॉर्मली होता है या चल रहा है या हो गया है या कुछ समय से हो रहा है, यानी इस तरह की हर एक्शन को आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिवाइड करने के लिए मेनली इन्हीं टेंसेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. यानी इन्हीं टेंसेज को आप 4 भागों में बांटते हैं. जैसा आप समझ रहे हैं कि प्रेजेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वो कौन सा है? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट है और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. यानी इस तरह से ये आपके हर टेंसेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो सबसे पहले आप समझेंगे कि मेन 3 टेंसेज ही हैं, उन्हीं को सभी टेंसेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो आप समझेंगे कि 4 पार्ट्स प्रेजेंट के हैं, 4 ऐसे ही पास्ट के हो जाएंगे और 4 ऐसे ही फ्यूचर के होते हैं. यानी टोटल हम 12 टेंसेज का स्टडी करते हैं. अब उन टेंसेज को जब अपन डीपली पढ़ते हैं या विद रूल्स पढ़ते हैं तो कई बार मुश्किल हो जाता है. हेल्पिंग वर्ब्स को याद करना, लर्न करना इतना पॉसिबल होता नहीं है, या भूल जाते हैं या एक मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन हो जाता है. तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ कि टेंसेज के कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझें. टेंस मेनली समझ रहे हैं कि 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड है. ऐसे ही पास्ट के हो जाएंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और ऐसे ही फ्यूचर के हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो इस तरह से टोटल 12 टेंसेज का हम स्टडी करने वाले हैं. अब सिंपली प्रेजेंट और पास्ट को आप एक दूसरे के अपोजिट समझ सकते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस जो होते हैं, जो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है उसका अपोजिट पास्ट में. तो आप इसको समझेंगे कि एक सिंपल सा वे मैंने आपको बताया कि जिस तरह से वर्ब्स होती हैं, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने लिखे हैं जो अपने आप में एक मेन वर्ब भी हैं और टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं. जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक सिंपल सा वर्ड मैंने लिखा है डू.
डू जो है उसका मतलब होता है किसी एक्शन को करना। डू की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट में डिड, एंड थर्ड फॉर्म होती है डन। इसी तरह से एक सिम वर्ड है बी। बी इज़ इक्वल टू इज एम आर, यानी बी और इज एम आर जो है वो सेम मीनिंग देने वाले वर्ड हैं। तो बी की सेकंड फॉर्म जो होती है वो वॉज वर होती है, एंड थर्ड फॉर्म इसकी बीन होती है। ऐसे ही मैं बात करूँ हैज़ हैव की, तो हैव जो है वो मेन वर्ड होता है। सिंगुलर सेंस में आप इसे हैज़ भी कह सकते हैं, यानी हैज़ और हैव और हैज़ जो है वो एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होना या अपने पास रखना, इस तरह से हिंदी में एक अर्थ देता है। तो हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हैड है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड है। तो मैं आपको मेनली ये बताने वाला हूँ कि ये जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म है इनको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि ये ही वो हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट पास्ट में काम आने वाली है। और फ्यूचर की जो है उनको आप अलग से समझ सकते हैं। जैसे फ्यूचर टेंसेज हैं तो इनमें जैसा आप देखेंगे कि विल और शैल, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स से सभी तरह की हेल्पिंग वर्ब्स बन जाएगी। यानी फ्यूचर में विल शैल को ही विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यानी इस तरह से उनको हर टेंसेज में डिवाइड किया हुआ है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझें कि डू जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करेंगे। यानी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी डू। डू का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो डज होता है। यानी डू में जब आप एस या ई एस ऐड करते हैं तो एस तो ऐड होगा नहीं, ई एस हो ऐड होगा, तो डज, तो डू से ही डज बनता है। तो आप समझ रहे हैं कि डू और डज दोनों जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही मैं बात करूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड नेक्स्ट टेंस। पहला प्रेजेंट सिंपल, सेकंड में बात करने वाला हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है। यानी बी का ही सिमिलर देने वाले वर्ड हैं इज एम आर। इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, एम फर्स्ट पर्सन आई के लिए। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि डू प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं और बी यानी इज एम आर कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसमें हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों जो है वो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हो जाएंगी। और हैज़ या हैव के साथ अगर आप बीन ऐड कर देते हैं, हैज़ या हैव के साथ बीन ऐड करने पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है उन्हीं के साथ आप केवल बीन लगा दीजिए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। सभी टेंसेज में ऐसा ही कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। तो मेनली आप ये चार टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आप इनको समझ सकते हैं कि डू प्रेजेंट सिंपल में, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वो आपका आ जाएगा हैज़ हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन या फिर आप लिख देंगे हैव बीन। यानी इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। तो जब प्रेजेंट के आपको समझ में आ गए तो इनका अपोजिट पास्ट में हो जाएगा। यानी इनकी सबकी सेकंड फॉर्म्स जो है वो पास्ट के टेंसेज में आ जाएगी। अब जैसे मैं बात करूँ पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि डिड जो है एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो डू का ही सेकंड फॉर्म है और इसका यूज़ पास्ट सिंपल में करते हैं। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करें तो वॉज वर, तो इज एम आर का पास्ट फॉर्म यानी वॉज वर है। जब आप आगे पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह में तो भी आप देखेंगे कि इज एम आर अगर होता है तो हम जब टेंस बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की जगह वॉज वर का यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही हैज़ हैव की जगह हैड कर लेते हैं। तो आप ये सिंपली कॉन्सेप्ट यही है कि प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनकी सेकेंड फॉर्म पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएगी। तो पास्ट सिंपल में डिड का यूज़ करेंगे। उसके बाद बात करें वॉज और वर, तो इज एम आर की सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ कर लेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। और हैड जो है वो हैज़ हैव की सेकंड फॉर्म होती है, इसका पास्ट परफेक्ट में यूज़ कर लेंगे। और इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर आप लिखेंगे तो हेड के साथ आप बीन ऐड कर दीजिए तो ये हैड बीन हो जाएगा। यानी आप इस तरह से समझ सकते हैं पास्ट और प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स को। तो और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब को आप इजी वे में डिफरेंट तरीके से थोड़ा समझ लें कि इसमें विल और शैल का यूज़ करते हैं, उन्हीं से सारी हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो चेंज होकर बनती रहती है। तो इस टेंस के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक टेंस चार्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। उस टेंस चार्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक टेंस चार्ट है। इस टेंस चार्ट में मैंने टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब्स को, उनकी मेन वर्ब्स को और उसके अंदर जो फिक्स टाइम वर्ड्स और एडवर्ब्स आती हैं उनको इंक्लूड किया है, ताकि आप इजी वे में समझ सकते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाने हैं या किसी सेंटेंस को आप कैसे समझें कि वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या पास्ट के भी के अलावा किसी दूसरे टेंस में है। तो आप इसको
ऐसे सिंपली समझेंगे कि ये एक टेंस चार्ट है जिसमें मैंने मेनली सभी टेंसेज के नाम और उनकी हेल्पिंग वर्ब्स को मेंशन किया है। जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रेजेंट का पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के चारों टेंस है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के ऐसे ही चारों टेंसेज मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप देखेंगे जैसे मैंने अभी बताया ठीक वही कॉन्सेप्ट है कि प्रेजेंट सिंपल जो होता है वो एक ऐसा टेंस है जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। एन प्लस आई को मैं सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एन मीन्स नेगेटिव, आई मीन्स इंटरोगेटिव। यानी सेंटेंस दो तरह के होते हैं, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो डू डज का यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज में, और डू डज के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो डायरेक्ट आती है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। लेकिन इसमें कंडीशन भी है अलग से कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, यानी अगर साधारण सेंटेंस है, साधारण वाक्य हैं, तो आप यहाँ पर मैन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म रखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर आप इसको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ सकते हैं। यानी सिंपली आप समझें कि सब्जेक्ट का आपको ध्यान देना होगा और ये देखना होगा कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लूरल होने पर, यानी आप इसको ऐसे समझिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है वो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सॉरी, मैन वर्ब की एस फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं, सॉरी, एस या ई एस ऐड करेंगे। उसी के बाद आप देखें कंटिन्यूस में इज एम आर आ रहा है, इज एम आर के साथ आई एन जी। तो जहाँ एक्शन प्रोग्रेसिव होता है, कंटिन्यूस में चलता है, वहाँ हमेशा मैन वर्ब में आई एन जी मिलेगा आपको, तो इज एम आर। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने अभी बताया था हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे मैन वर्ब की, इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ऐसे ही पास्ट प्रेजेंट का लास्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब उनके साथ मैंने बीन ऐड किया, तो हैज़ बीन या फिर हैव बीन। हैज़ सिंगुलर के लिए आता है, हैव प्लूरल के लिए आता है, ठीक वैसे ही इसमें यूज़ कर लेंगे। ये भी कंटिन्यूअस है, यानी एक्शन कंप्लीट भी हो रहा है प्लस प्रोग्रेसिव भी है, इसलिए मैन वर्ब में आपको यहाँ पर भी क्या करना है, ऐड करना है आई एन जी। या दूसरा कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि चाहे कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, यानी जहाँ कंटिन्यूअस का नाम आता है वहाँ आपको मैन वर्ब में आईएनजी ऐड करना है। इसी तरह से आप पास्ट के समझ लेंगे तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगी सिंपल में, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड है। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसलिए डिड के साथ आप मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। जबकि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप डायरेक्टली सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप डायरेक्टली सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा समझना होगा कि ये ओनली एक ऐसा टेंस है जिसमें मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली एक टेंस ऐसा है पास्ट सिंपल जिसमें यूज़ करते हैं, बाकी किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं सेकंड फॉर्म वहीं यूज़ करेंगे जहाँ एक्शन अफर्मेटिव वे में हो, पास्ट में हो, यानी पास्ट में कोई सेंटेंस बिल्कुल सिंपल या साधारण हो तो आप मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस में तो जहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर आर था, यहाँ पर आप वॉज वर्ब का यूज़ कर लेंगे, और वॉज वर्ब के साथ वही मैन वर्ब में क्या लगने वाला, आई एन जी, क्योंकि कंटिन्यूस है। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड, यानी हैव की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे हैड। तो आप देख रहे हैं कि हैड जो है वो आप यहाँ यूज़ करने वाले हैं, और हेड के साथ भी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ परफेक्ट का नाम आता है वहाँ एक्शन कंप्लीट होने के का सेंस होता है, और जहाँ एक्शन कंप्लीट होता है वहाँ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही आप हेड से हैड बीन बना देंगे परफेक्ट कंटिन्यूस में, और आईएनजी आएगा क्योंकि कंटिन्यूस है, एक्शन चल रहा था, या इस तरह से आप एक्शन कंप्लीट भी हो रहा था और साथ में चल भी रहा था। इसी तरह से फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में दो हेल्पिंग वर्ब है, मेनली आप देखेंगे विल और शेल। तो जो कॉन्सेप्ट है आई और वी के साथ आप शेल का यूज़ करते हैं। ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आई और वी सब्जेक्ट के साथ, यानी ये दो फर्स्ट पर्सन हैं वी और आई, इन दोनों के साथ आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो शेल आएगी, सॉरी, यानी आई और वी सब्जेक्ट के साथ शेल होगा, बाकी जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन या फिर किसी थिंग का पर्सन का नाम है तो उनके साथ आप विल का यूज़ करेंगे। विल और शेल को आप वैसे भी समझ सकते हैं कि लास्ट टॉपिक में हमने मॉडल्स पढ़े थे, तो
तो विल और शैल मॉडल अगर आप यूज़ करते हैं मॉडल के वे में तो भी मॉडल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फ्यूचर सिंपल में भी आप विल शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव का कोई विशेष रोल नहीं है। सेंटेंस चाहे कैसा भी हो, आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आपको विल और शैल यूज़ करना है। ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूस में देखें तो जो बी है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि इज एम आर इज इक्वल टू बी, तो वो बी जो है वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। विल के साथ बी जोड़ने से कंटिन्यूस का सेंस आएगा, विल बी, शैल बी, और मेन वर्ब में क्या लग जाएगा, आई एन जी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आई एन जी होता है ऐड, कभी भी पास्ट पार्टिसिपल या फिर पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में मेन वर्ब का आई एन जी ऐड नहीं होता है। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं तो फ्यूचर परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई एक्शन पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम तक हो चुका होगा या हो गया होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ हैव ऐड कर देंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हैव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, उस हैव को हम विल के साथ और शैल के साथ ऐड करने से फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। इसके साथ भी वही परफेक्ट है, एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा तो उस एक्शन के लिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो विल हैव और शैल हैव बीन, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब है जिनमें बस फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के साथ आप बीन ऐड कर देंगे। यूज़ वैसे ही करना है, आई और वी सब्जेक्ट है तो शैल हैव बीन यूज़ कर लेंगे, और अगर अदर कोई सब्जेक्ट है तो आप उसके लिए विल हैव बीन यूज़ कर लेंगे। जहाँ एक्शन कंटिन्यूस यहाँ चल रहा होगा कि पर्टिकुलर समय से एक्शन चल रहा होगा, तो उस टाइम के लिए आप प्रोग्रेसिव एक्शन को शो करने के लिए मेन वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसकी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे एज इट इज़ आपकी नोटबुक में मेंशन करना है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने किया यहाँ पर। इसके बाद मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ कि कुछ एडवर्ब्स को मैंने हर टेंस में लिखा है। वो एडवर्ब्स ऐसी एडवर्ब्स हैं जो फिक्स हैं उस टेंस के साथ, यानी अगर आप इन एडवर्ब्स को भी कहीं देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आई थिंक ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इस टेंस में या जो भी टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, उससे आप समझ सकते हैं। तो कुछ एडवर्ब्स है, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस की मैं बात करूँ तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो एडवर्ब्स है उसमें ऑलवेज है, ऑफन है, डेली है, सेल्डम है, नेवर है, एवर है, समटाइम्स, रेयरली, नॉर्मली, कॉन्स्टेंटली, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ऐसे कुछ वर्ड हैं। नॉर्मली, इसके अलावा रेयरली, ऐसे कुछ सिंपल वर्ड्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन करें। और भी कई ऐसे वर्ड जिनमें एल वाई या डबल एल वाई आता है, आप वो समझेंगे कि ज़्यादातर वो वर्ड ऐसे हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। इनका अपना एक हिंदी मतलब होता है। ये एक्शन जो है वो प्रेजेंट एक्शन को शो करने वाले वर्ड हैं। ऐसे ही बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई ऐसा एक्शन होगा जो एट प्रेजेंट या इस समय चल रहा होगा, तो ऐसे ही सेंस देने वाले कुछ पर्टिकुलर एडवर्ब्स मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। जैसे टाइम एडवर्ब्स में नाउ है, स्टिल है, टुडे है, एट प्रेजेंट है, एट दिस टाइम या एट द मोमेंट है, एट दिस टाइम है। और इसी तरह से एक लिखा है इन दीज, तो इन दीज डेज, इन दीज मंथ्स, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। किसी भी टाइम वर्ड से पहले अगर इन दीज आ जाता है तो आप वो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में फॉलो करेंगे। ऐसे ही थर्ड की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो थर्ड टेंस है उसमें हैज़ हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और कुछ ऐसे फिक्स वर्ड हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि ये इसी टेंस की एडवर्ब्स हैं। तो ऑलरेडी यानी कोई एक्शन पहले से अगर हो चुका है, जस्ट यानी अभी अभी हुआ है, येट फिर भी, या किसी वजह से एक्शन नहीं हो चुका है तो नेगेटिव सेंस में येट का यूज़ करते हैं। जस्ट नाउ भी एक ऐसी एडवर्ब है जो प्रेजेंट परफेक्ट में आती हैं। रिसेंटली है, सो फार है, यानी कुछ एडवर्ब्स और है, आप ये भी ऐड कर लेंगे, सो फार। तो ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनको आप फॉलो करने वाले हैं यहाँ पर। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट समझाऊं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस है जिसमें आपको हैज़ बीन और हैव बीन के साथ आईएनजी तो ऐड करना ही है। इसमें आप इसको समझेंगे कैसे, तो इसको समझने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको कोई टाइम मिलेगा, वो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है, और उस टाइम में आपको सिंस फॉर ज़रूर मिलेगा। टाइम से पहले सिंस और फॉर वर्ड मिलेगा, फिर उसके बाद वो टाइम मिलेगा। टाइम कोई सा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो ये जब मैं क्लास में डिस्कस करेंगे तो आपको बताऊंगा पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, यानी वैसा टाइम जो फिक्स है या ऐसा टाइम जिसकी कंफर्मेशन होती है उसको पॉइंट ऑफ टाइम में लेते हैं। और ऐसा टाइम जो एक पीरियड है जो फिक्स नहीं है, जिससे हम जज नहीं कर सकते कि वो टाइम जो है वो कोई पॉइंट नहीं है, तो फिर ऐसे को आप पीरियड ऑफ टाइम में लेंगे। तो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब समय की अवधि होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एक फ़िक्स टाइम, ये समय का बिंदु होता है जिसको हम फॉर और सिंस से डिनोट करते हैं।
तो फोर सिंस प्लस टाइम मिलने पर आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ऐसे ही पास्ट की बात करें तो पास्ट सिंपल में भी ऐसी कुछ एडवर्ब्स है जो फिक्स है। पास्ट सिंपल में मेनली आप देखेंगे कि डिड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसका यूज़ केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में करते हैं। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो जैसा मैंने अभी बताया सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब इसके अलावा ऐसा और कौन सा हिंट है जिससे आप जज कर लेंगे कि ये पास्ट सिंपल टेंस है? तो पास्ट सिंपल में देखो आपको कुछ हेल्पिंग एडवर्ब्स हैं जिनमें बिफोर हो सकता है, एगो हो सकता है, यस्टरडे फिक्स वर्ड है, लास्ट। अब लास्ट के लिए लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डिकेड कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही लास्ट का ही एक सिमिलर अर्थ देने वाला वर्ड है प्रीवियस, तो द प्रीवियस डे, द प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक। इसी तरह से दैट डे, तो दैट डे भी एक इसी का एडवर्ब है जो पास्ट सिंपल में यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेवर, सेल्डम और फ्रिक्वेंटली, ये ऐसे वर्ड हैं जो प्रेजेंट सिंपल में भी थे और पास्ट सिंपल में भी थे। यानी ऐसा कोई काम जो कभी नहीं होता है या ऐसा कोई एक्शन जो कभी नहीं होता था या कभी नहीं हुआ था, तो पास्ट में भी कई बार नेवर, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई पास्ट का हिंट नहीं है तो आप इनको प्रेजेंट में समझेंगे कि नेवर, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली ये ऐसे वर्ड हैं जो पास्ट की बजाय प्रेजेंट में ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन पास्ट सिंपल में भी हो सकते हैं। जब आप सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे कि हाँ इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस की जो एडवर्ब्स हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब्स के अपोजिट हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपने नाउ पढ़ा तो नाउ का अपोजिट यहाँ पढ़ेंगे देन, यानी नाउ मीन्स अब, देन मतलब तब। एट दिस टाइम का एट दैट टाइम हो जाएगा, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं एट दैट टाइम यानी उस समय। तो एक्शन इस समय चल रहा है, उस समय चल रहा था, तो ये फ़र्क है दोनों में। यानी इस समय का अपोजिट उस समय, एट दैट मोमेंट यानी उस क्षण या उस पल। इसी तरह से इन दोज भी टाइम वर्ड से पहले, जैसे मैं बोलूँ कि इन दीज डेज, तो इन दीज डेज मतलब इन दिनों में एक्शन चल रहा है। मैं बोलूँ इन दोज डेज, तो इन दोज डेज का मतलब उन दिनों में एक्शन चल रहा था। तो टाइम वर्ड से पहले अगर दोज आता है या इन दोज आता है तो आप समझेंगे कि वो एक्शन पास्ट कंटिन्यूस में हम लेंगे। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट एक इम्पोर्टेंट टेंस है। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हेड होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसमें कुछ फिक्स वर्ड है ऑलरेडी, तो हमने ऑलरेडी तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी पढ़ा था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा पास्ट परफेक्ट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पास्ट एक्शन यानी पास्ट सिंपल की कोई भी एडवर्ब या कोई भी पास्ट टाइम जिससे पहले अगर आपको बाय मिल जाता है, जैसे मैं बोलूँ कि यस्टरडे है तो मैं लिख दूँ बाय यस्टरडे, लास्ट वीक है तो मैं बोल दूँ बाय लास्ट वीक। अगर अकेला लास्ट आ रहा है तो आप समझ पा रहे हैं कि अकेला अगर लास्ट या द प्रीवियस आता है तो फिर वो पास्ट सिंपल का एक रूल है। और अगर इनसे पहले अगर बाय वर्ड यूज किया हुआ है, बाय का मतलब होता है तक, यहाँ टाइम के लिए है। जैसे मैं बोलूँ कि बाय यस्टरडे तो इसका मतलब कल तक एक्शन हुआ, या इसी तरह से बाय द लास्ट वीक तो इसका मतलब लास्ट वीक तक एक्शन हुआ। तो इस तरह से कोई भी पास्ट टाइम से पहले बाय का यूज़ करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में आता है। इसमें एक कंडीशन और भी है, किसी सेंटेंस के बीच में आफ्टर या बिफोर अगर मिलता है और एक एक्शन आपको पास्ट सिंपल में, एक एक्शन पास्ट परफेक्ट में मिलता है, यानी कॉन्सेप्ट है, एक रूल है कि आफ्टर बिफोर अगर सेंटेंस के जिसके बीच में दिया है और दो सेंटेंसेज अलग अलग लिखे हैं, एक सेंटेंस पास्ट सिंपल में होगा, एक पास्ट परफेक्ट में होगा, तो भी आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट की कंडीशन होगी। या तो आपको पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस मिलेगा या नहीं मिलता है तो आप इजीली खुद भी उसको समझ सकते हैं कि हाँ ये पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आप एक टेंस है। इसमें भी आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हेड के साथ बीन यूज़ कर लेंगे। और इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप इसे समझिए कि सिंस फॉर तो इसमें भी यूज़ करेंगे। सिंस फॉर के अलावा आपको टाइम मिलेगा, लेकिन कैसे समझेंगे कि ये सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के वे में है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के वे में है। तो अगर अपन वैसे बनाना चाहें तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी सेंटेंस बना सकते हैं सिंस फॉर देके हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में समझेंगे तो आपको कोई ना कोई एक हिंट मिलेगा, और वो हिंट क्या होगा, पास्ट का होगा आगे। यानी आपको ये एक्शन कंप्लीट होने के बाद, यानी सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट वगैरह सब आने के बाद आपको सिंस फॉर मिलेगा, टाइम मिलेगा, टाइम के बाद फिर एक अलग सेंटेंस मिलेगा, वेन दिया हुआ होगा, और वेन के बाद आपको पास्ट में या पास्ट सिंपल में एक सेंटेंस मिलेगा।
तो आप समझ सकते हैं कि आगे का एक्शन अगर पास्ट में है तो इस साइड वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही होगा, न कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह ही बस आप समझेंगे कि सिंस फॉर मिलेगा और टाइम मिलेगा। टाइम पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है। ऐसे ही मैं बात करूँ फ्यूचर की, तो फ्यूचर में जैसे हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताए थे, तो फ्यूचर सिंपल में एडवर्ब्स आती है टुमारो, द नेक्स्ट, द फॉलोइंग। तो आप समझ रहे हैं टुमारो यानी कल, द नेक्स्ट में मतलब द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, कुछ भी हो सकता है किसी टाइम वर्ड के साथ में द नेक्स्ट मिला हुआ। द फॉलोइंग भी इसी का एक सेम अर्थ देने वाला है, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंडे, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो ये जो दोनों तीनों हेल्पिंग वर्ब्स है वो फ्यूचर सिंपल में हम यूज करते हैं। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस में भी ये सेम हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको एट दिस टाइम मिलेगा, यानी इन हेल्पिंग वर्ब से पहले भी मिल सकता है और आगे भी मिल सकता है। जैसे एक तो मैं बोलूँ टुमारो, एक बोलूँ एट दिस टाइम टुमारो, तो आप समझ रखें कि इस समय कल, तो इस समय कल एक्शन हो रहा होगा, चल रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो आप ऐसे सिंपली समझ सकते हैं कि एट दिस टाइम के साथ अगर आपको ये फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब्स कहीं मिल जाती है तो आप इसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ही लिखेंगे। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और वैसे मेनली आप देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेस कम आते हैं, पैसिव वॉइस में भी इसके सेंटेंसेस पूछे नहीं जाते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट टेंस नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर के लास्ट 2 टेंसेज और आप देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में विल है और शैल है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसमें भी आप पास्ट परफेक्ट की तरह समझ सकते हैं कि आपको कोई फ्यूचर टाइम मिलेगा। फ्यूचर टाइम मतलब ये भी हो सकता है, या फिर कोई फ्यूचर का ईयर, जैसे 2025 लिखा है, 2027 लिखा है, तो ये आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर के टाइम से पहले अगर बाय यूज किया हुआ है, जैसे मैं लिख दूँ बाय 2035, तो 2035 एक फ्यूचर टाइम है, उससे पहले अगर बाय मिल रहा है तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कंसिडर करेंगे। तो बाय प्लस फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम में ये एडवर्ब्स भी हो सकती हैं और कोई फ्यूचर का ईयर भी हो सकता है। ठीक इसी वे में लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें भी वही हर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह सिंस और फॉर यूज़ करेंगे, प्लस टाइम होगा, टाइम पीरियड पॉइंट दोनों टाइम कोई सा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, और प्लस आपको कोई फ्यूचर कंडीशन मिलेगी, यानी वेन के बाद आपको कोई फ्यूचर सिंपल का एक एक्शन मिलेगा। जैसे पास्ट में पास्ट सिंपल का एक्शन मिलता है और फ्यूचर में वेन प्लस फ्यूचर सिंपल का कोई एक्शन मिलेगा, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये एक्शन जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में है, क्योंकि तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस का कॉन्सेप्ट एक जैसा है। यानी इनमें एडवर्ब्स के फॉर्म में आपको केवल सिंस फॉर्म मिलेगा, सिंस फॉर मिलेगा, और इनके साथ में कोई टाइम वर्ड दिया होगा, यानी टाइम दिया होगा, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। तो आप सिंपली ये समझें कि तीनों टेंसेस को आप डिवाइड करें या उनको थोड़ा डिफरेंट करके समझें, तो इनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पास्ट में पास्ट सिंपल का कोई एक्शन मिलेगा, फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल का कोई एक्शन मिलेगा। तो इस तरह से आप इस PDF को, इस पूरे टेंस चार्ट को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आगे के टॉपिक आप इजीली समझ पाएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और ये सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से लर्न भी करना है और अपने नोटबुक में ठीक इसी वे में आपको नोट डाउन करना है। थैंक यू, गुड बाय।